नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है परिवर्तन की लहर। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाहर धूप में माँ और किरण आंटी को गप्पे मारते देख मैंने तनीषा को उनके पास ही छोड़ दिया और खुद आवश्यक किताबें और नोट्स लेने अंदर आ गई। रसोई से आती भीनी भीनी मीठी खुशबू से मेरे कदम स्वतः ही रसोई की ओर उठ गए। मेरी पसंद का गाजर का हलवा बन रहा था। मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पाई। रसोई में कदम रखने ही वाली थी कि तभी बरामदे में ही आसन जमाए बैठी दादी का कठोर स्वर गूंज उठा। तुझे इन दिनों रसोई में घुसने की मनाही है ना? साड़ी के आंचल से हलवा उतारती चाची के हाथ कांप गए। उन्होंने मुझे कमरे में ही हलवा पहुंचाने का इशारा किया। उखड़े मूड से मैं कमरे में आकर किताबें निकालने लगी। अपने मिलनसार स्वभाव के अनुरूप मेरे बाहर आने तक तनीषा माँ और आंटी से दोस्ताना गांठ चुकी थी। तीनों को मज़े से गपशप करते देख मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तैर उठी। उसे किताबें और नोट्स थमाकर रवाना करके मैं अंदर आ गई। पीछे पीछे माँ और आंटी भी अंदर आ चुकी थीं। नई आई है तेरे कॉलेज में? माँ ने बातचीत का सूत्र पकड़ते हुए कहा। हाँ, मेरे ही विषय में है। अब मेरे काम का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। व्यवहार की अच्छी है, सुंदर, सुशील, मिलनसार और ऊपर से अच्छी पढ़ी लिखी नौकरी वाली। उम्र भी ज़्यादा नहीं लगती, आंटी ने कहा। तो मैं उनकी वैवाहिक विज्ञापन जैसी भाषा सुनकर चौंक उठी। माँ ने बात स्पष्ट की। तेरी सहेली आंटी की जाति की ही है। अपने वकील भतीजे के लिए वह उन्हें सर्वथा उपयुक्त लग रही है। आंटी शायद माँ के बात छेड़ने का ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने अपने भतीजे के गुणों और खानदान की तारीफ में जो लंबे चौड़े कसीदे काटने शुरू किए तो मेरे रोकने पर ही रुकी। मैं आपको कल ही तनीषा से बात करके बताती हूँ, कहकर मैंने बमुश्किल एक तरफा वार्ता को विराम लगाया। अगले दिन ही कॉलेज में एकांत में मैंने उसके सम्मुख किरण आंटी का प्रस्ताव रख दिया। वह ठठाकर हंस पड़ी थी। मुझे उसकी हंसी चुभ गई। तुम्हें नापसंद है तो इनकार कर दो, इसमें हंसने वाली क्या बात है? अपनी आंटी को बता देना कि मैं विधवा हूँ, फिर देखते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। मैं अब सचमुच नाराज हो गई थी। तनीषा, मुझे ऐसे बेहुदे मजाक पसंद नहीं है। तुम्हें रिश्ता नहीं पसंद तो ऐसे ही इनकार कर दो। तनीषा भी अब गंभीर हो गई थी। मैं मजाक नहीं कर रही, सच्चाई बता रही हूँ। मैं हैरानी से आंखें फाड़े उसे देखती रह गई थी। आत्मविश्वास से लवरेज उस संयमित व्यक्तित्व की बात पर यदि अविश्वास करने की कोई वजह नहीं थी, तो विश्वास करने को भी दिल गवाही नहीं दे रहा था। मेरी क्लास का वक्त हो गया है, इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। घड़ी देखते हुए वह उठ गई थी। मैं देर तक उसे जाते देखती रही। चुस्त सलवार कमीज पर ढीला सा जूड़ा, आंखों पर महंगे फ्रेम का चश्मा, मीडियम हिल वाले सैंडल और एक हाथ में अदा से पकड़े नोट्स। उसके गरिमा में व्यक्तित्व में आधुनिकता और शालीनता का अद्भुत सामंजस्य था, जिसे देखकर विवाहित और अविवाहित का भेद करना ही मुश्किल था। उसके लिए विधवा होने की बात कैसे सोची जा सकती थी? जब से कुछ समझदार हुई हूँ, विधवा के नाम से मेरे सम्मुख
चाची का चेहरा ही उभरता है। मुड़ी तुड़ी रंगुड़ी साड़ियों में घर के कामों में जुटी चाची कभी कपड़े धोती, कभी खाना बनाती, कभी गेहूं साफ करती। इस पर भी घर वालों का नज़रिया ऐसा मानो 2 वक्त का खाना देकर उन पर एहसान कर रहे हों। माँ ही कभी कभार चुपके से उन्हें मिठाई पकवान आदि पकड़ा देती। अभी दिवाली पर भी माँ के आग्रह पर ही पापा सब घर वालों के नए कपड़ों के साथ चाची के लिए भी एक नई साड़ी ले आए थे, जिसे चाची ने बेहद सकचाते हुए कृतार्थ भाव से ग्रहण कर लिया था। चाची कभी भी अधिकार भाव से कुछ क्यों नहीं लेती या मांगती। अपने मन में उठे सवाल पर मैं खुद ही चौंक उठी थी, क्योंकि आज से पहले मेरे मन में इस तरह के कभी कोई सवाल नहीं आए थे। लंच टाइम में तनीषा हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते मिली, लेकिन मुझे असहज पाकर बोल उठी, लगता है तू अभी तक सुबह वाले झटके से उभरी नहीं है। और क्या तुमने कभी बताया ही नहीं? किसी को मालूम ही नहीं तो तुम क्या अपेक्षा रखती हो कि मैं सिर पर विधवा की तख्ती लगाकर घूमूं? मैं उसके तीखे वार से एकदम सकपका गई। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल हमेशा से ही घर में ऐसा वातावरण देखा तो मेरी सोच भी वैसी ही हो गई थी। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि इससे पहले मैंने कभी अपने पूर्वाग्रहों के खोल से बाहर आने का प्रयास क्यों नहीं किया। सुबह से अब तक मैं इस बारे में कितना कुछ सोच चुकी हूँ जो आज से पहले कभी दिमाग में आया ही नहीं। मैंने उसे अपने घर के वातावरण के बारे में सब कुछ खोलकर बता दिया था। सुनकर वह गंभीर हो गई थी। मुझे तुम्हारे दादी पर तरस और चाची पर गुस्सा आ रहा है। तुम गलती से उल्टा बोल गई हो। मैंने उसे तुरंत टोका था। नहीं, मैं सही बोल रही हूँ। अपनी हालत के लिए दूसरे लोगों से ज़्यादा इंसान खुद जिम्मेदार होता है। तुम्हारी चाची ने खुद को पूरी तरह से किस्मत और दूसरों के रहमो करम पर छोड़ रखा है। क्या वे नहीं जानती कि किस्मत के भरोसे कागज उड़ता है, पतंग तो अपनी काबिलियत से ही उड़ती है। किस्मत साथ दे न दे, काबिलियत जरूर साथ देती है। दीपक की दुर्घटना में मौत के बाद कुछ समय तक मैं भी कागज की तरह इधर उधर उड़ती रही थी। जिधर हवा का झोंका वहाँ ले जाता बह जाती, कभी मायके वालों के भरोसे तो कभी ससुराल वालों के भरोसे। लेकिन जल्दी ही इस बेगैरत जिंदगी से मैं ऊब गई। आगे बढ़ने के लिए अपनों को सीढ़ी बनाकर सहारा लेना तो उचित है, पर उन्हें हमेशा के लिए बैसाखी बनाकर चिपके रहना सर्वथा ठीक नहीं। मैंने नौकरी के लिए हाथ पांव मारने आरंभ किए। घर की चारदीवारी से निकली, ताज़ी हवा में सांस ली, 4 लोगों से मिली तो खुद को बना संवरा कर रखने की आवश्यकता महसूस हुई। फिर जब नौकरी पर जाने लगी, हाथ में 4 पैसे आने लगे तो अपनी तरह से जीने की इच्छा जाग उठी। वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, कभी फिर से घर बसाने का ख्याल नहीं आता? कोई उचित पात्र मिला तो वह भी कर लूँगी, नहीं तो अपना कमा खा रही हूँ। कहाँ दिक्कत है? परिवर्तन की लहर धीरे धीरे ही उठती है। यह कल्पना करना कि एक दिन कोई आंधी तूफान आएगा और पलक झपकते सब बदल जाएगा, बेवकूफ़ी है। मेरी गर्दन सहमति में हिलने लगी थी, पर दादी पर तरस क्यों आता है? वो तो इतनी निरंकुश हैं। दरअसल जितनी वे निरंकुश हैं, अंदर से खुद को
उतना ही असुरक्षित महसूस करती हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ती शारीरिक अक्षमता इंसान की मानसिक असुरक्षा का दायरा बढ़ा देती है। उन्हें हर पल यह भय सताता रहता है कि घर वालों की नज़र में उनकी अहमियत कम से कमतर होती जा रही है। किसी भी तरह खुद से बांधे रखने की चेष्टा में वे हर समय सबका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करती रहती हैं। कभी अपनी बीमारी का हवाला देकर, कभी अपना असंतोष जाहिर करके वे तिल का ताड़ बनाने का प्रयास करती हैं। उनका दिमाग हर वक्त यही रणनीति बनाने में व्यस्त रहता है कि किसका ध्यान कैसे आकर्षित करना है, किसको कैसे अपने चंगुल में रखना है। अब ऐसे इंसान पर तरस नहीं आएगा तो और क्या होगा। मन में वे भी जानती हैं कि वे तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वे यह भी जानती हैं कि उनके प्रति तुम्हारा सम्मान मात्र दिखावा है, प्यार नहीं। पर वे बेचारी इसी से खुद को भरमाने का प्रयास कर रही हैं। सार यह है कि है तो दोनों ही असंतुष्ट और अवांछनीय। मैंने कटु सच्चाई उगल दी थी और ऐसा बनने के लिए औरों से ज़्यादा वे खुद जिम्मेदार हैं। एक तो कुदरत ने पति नामक संबल छीनकर उन पर वैसे ही घोर अत्याचार किया है। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में उनके अंदर से इस तरह की अतिशय प्रतिक्रियाएं निकल कर आना स्वाभाविक है। मेरा अनुभव कहता है कि मुश्किल भरे दौर में भी इंसान जितना सहज और सरल बना रहे, मुश्किलों का सामना करना उतना ही आसान हो जाता है। जिंदगी चाहे थोड़ी बची हो चाहे ज़्यादा, उसे जी भर कर जी लेने में ही समझदारी है। मेरी सोच की दिशा अचानक ही बदलने लगी थी। चाची इतनी निरीह क्यों बनी रहती हैं? सिर्फ इसलिए कि वे विधवा हैं? पर विधवा होना कोई अपराध तो नहीं। विधवा तो दादी भी हैं, पर उनका कैसे घर में एक छत्र साम्राज्य चलता है। घर में सब उनसे कैसे डरे डरे रहते हैं। बरामदे में तख्त पर बैठे बैठे वे सब घर वालों को निर्देश देती रहती हैं। तो क्या उनका सम्मान उनकी उम्र की वजह से है? जब चाची उम्रदराज हो जाएंगी तो क्या वे भी ऐसे ही तख्त पर बैठकर हुक्म चलाएंगी? बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही थी। मुझे खुद पर भी आश्चर्य हो रहा था। मैं अब तक इतने तार्किक ढंग से क्यों नहीं सोच पाई। वर्षों से घर में जो देखने सुनते बड़ी हुई, उसे ही सच और सही मानने लगी। कभी अपने नज़रिए से किसी बात को जानने समझने का प्रयास ही नहीं किया। उम्र में तनीषा मुझसे 4-5 साल बड़ी थी तो चाची से लगभग इतनी ही छोटी होगी। लेकिन दोनों के वैधव्य में मुझे कोई साम्य नज़र नहीं आ रहा था। अगले दिन मैंने माँ को तनीषा की सच्चाई बताई तो मेरी तरह वे भी बौखला उठी। क्या जमाना आ गया है, विधवाएं भी ऐसे बन ठन कर रहने लगी हैं। मेरी नज़रें कमरे में झाड़ू लगाती चाची पर अटक गईं। एक जमाने में कितने आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी थी वे, और आज कितनी दीनहीन लग रही थी। मैं तुरंत माँ को टोक बैठी थी। इसमें बुराई क्या है माँ? सुदर्शन व्यक्तित्व न केवल दूसरों को सुहाता है, वरन खुद को भी संतुष्टि देता है। औरों के लिए ना सही, इंसान को खुद के लिए सलीके से बन संवर कर रहना चाहिए। मैं कह रही थी, तब देखा चाची के झाड़ू लगाते हाथ थम से गए हैं। तीर निशाने पर लगता देख मैंने आगे बात बढ़ाई, और फिर आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान, ये तो ऐसे गहने हैं
जो इंसान के व्यक्तित्व में वैसे ही चार चांद लगा देते हैं। चाची को सोच में डूबा देख मैं समझ गई कि काम हो गया है। मैं नहाकर निकली तो दादी ने आवाज़ लगाई, अपनी माँ से क्या बहस कर रही थी? समाज के जो तौर तरीके होंगे उसी हिसाब से तो हर इंसान को रहना होगा ना। पूर्वजों ने कुछ सोच समझ कर ही सब नियम कायदे बनाए हैं, हम भी तो सब मान रहे हैं। तू क्या अनूठी है? नियम कायदे अप्रासंगिक हो जाएं तो उन्हें बदल देने में ही समझदारी है। मैंने हिम्मत करके कड़ा प्रतिवाद किया। तू अपने साथ पूरे परिवार को पाप का भागी बनाएगी? ले यह भगवान के पाठ की किताब पकड़। आज से रोज नहा धोकर भगवान का पाठ किया कर, तभी तुझे सद्बुद्धि आएगी। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। वैसे भी इन पुस्तकों में मेरी रुचि नहीं है। मैं तो कभी आपको मेरी पुस्तकें पढ़ने के लिए नहीं कहती। रही बात नियम कायदे मानने की, तो यह अपनी अपनी समझ की बात है। यह जरूरी नहीं कि एक स्थिति विशेष में सभी इंसान समान प्रतिक्रिया दें। गर्म पानी में उबालने पर अंडा सख्त हो जाता है, जबकि आलू नरम। आपदा आने पर इंसान टूटकर बिखर भी सकता है तो निखर कर उभर भी सकता है। परिस्थिति से ज़्यादा इंसान की अपनी क्षमता उसे शक्तिशाली या कमज़ोर बनाती है। मेरी नज़र में शक्तिशाली वह है जिसकी बात लोग दिल से माने, न कि डर से। दादी मेरा इशारा समझ भौचक्की सी मुझे देख रही थी। घर के लोग एक एक कर आसपास जुटने लगे थे। उनकी चिंतनशील मुद्राएं बता रही थीं कि घर में परिवर्तन की लहर उठ चुकी है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।